विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त विश्व स्तर पर अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस नेक आयोजन में जितने भी संगठन शामिल होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान के महत्व के बारे में प्रोत्साहित करना और शिक्षित करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है, तो श्रोताओं, अंगदान एक महत्वपूर्ण और नेक कार्य है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके अंगों को दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यारोपित करने के लिए दिया जाता है। अंगदान महादान के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कोलते जी से, जो कि नागपुर में पदस्थ हैं और प्रेसिडेंट है ZTCC। नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे स्टूडियो में, और हम आपसे धन्यवाद। जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमें जानकारी दें। मैं डॉक्टर संजय कोलते हूँ और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जी। फिलहाल मैं नागपुर में स्थित जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर नागपुर स्थित जो संस्था है, उसका कार्य होता है कि नागपुर में जो विदर्भ का एरिया है, उस एरिया के स्थित जो 11 जिले हैं, उन जिलों के अंतर्गत होने वाला जो भी मरणोपरांत अंगदान है, उस अंगदान को रेगुलेट करें, को कोऑर्डिनेट करें और ज्यादा से ज्यादा अंगों का इस्तेमाल लोगों को जीवन दान देने में हो सके, इस बारे में अवेयरनेस और सारे कुछ जो भी कार्य प्रणाली इसमें होती है, उसके बारे में निर्णय लें और उसको ढंग से कोऑर्डिनेट करके सक्सेसफुल बनाएं। आज का हमारा ये कार्यक्रम, आपसे हमारी ये बातें अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। तो इस पर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि अंगदान क्या होता है? अंगदान मतलब एक ऐसी संधि है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं, उन अंगों को हम दान करके ऐसे मरीजों को जिनके अंग फेल हो चुके हैं, जैसे किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल, डायबिटीज, या कईयों के इंटेस्टाइन फेल, या फिर अपंग होते हैं जिनके हाथ कट जाते हैं किसी कारणों से। इन सारे अंगों को हम लोग मरणोपरांत, खास करके एक मेंदु मृत अवस्था होती है, ब्रेन डेड जिसे कहते हैं, उस अवस्था में अपने इन अंगों का दान करके ऐसे मरीजों को जिनके ये सारे अंग मैंने जो अभी बताए वो फेल हो चुके हैं, उनको ट्रांसप्लांटेशन करके उनको नवजीवन दिया जा सकता है। तो ये अंगदान की प्रक्रिया इस तरह से साध्य होती है कि जब आप गुजर चुके हों ब्रेन डेड की अवस्था के माध्यम से, या आजकल खून बंद हो जाने के बाद, हृदय बंद हो जाने के बाद भी अंगों को दान करने की प्रक्रिया हमारे देश में अभी होने लगी है। तो ऐसे अंगों का दान जब वो आपके लिए किसी उपयोग के नहीं रहते हैं और दूसरों को पूरा जीवन नए स्वरूप में दे सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम अंगदान कहते हैं। डॉक्टर संजय कोलते जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अंगदान के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? अंगदान के लिए आवश्यकता एक तो ये होती है कि सरकार मान्य आपके पास उपलब्धि हो अस्पताल की, जहाँ पे अंगों का निकालना आपको कायदे के अंतर्गत किया जा सके, और उन अंगों को निकालने के बाद उन अंगों को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए जिस हॉस्पिटल में आपको भेजना है, उस हॉस्पिटल को भी सरकार मान्यता होनी चाहिए। और अंगदान या अंग ट्रांसप्लांट करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक्सपर्टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना आवश्यक है। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग अंगदान कराना चाहते हैं, उसके लिए कैसे पंजीयन करा सकते हैं वे लोग? अंगदान कराने के लिए आपको पंजीयन के हेतु आपके जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, जैसे किडनी फेलियर के मरीज के लिए हम लोग बताएंगे, तो अक्सर किडनी फेलियर का मरीज जो होता है वो डायलिसिस किसी न किसी अस्पताल में ले रहा होता है रेगुलर तरीके से, हफ्ते में एक बार या 2 बार। तो उस डायलिसिस वाले अस्पताल में जो उनको ट्रीट करने वाले नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, उन नेफ्रोलॉजिस्ट को आप पूछताछ करके ये जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा कौन सा सेंटर आपके इलाके में है जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, और उस इलाके में अपना नाम, अपने एरिया के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वेटिंग लिस्ट बनाने वाली संस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत अपना नाम आप पंजीयन करा सकते हैं। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जो मुख्य संस्था इसके बारे में निर्णय लेती है और जो वेटिंग लिस्ट को ऑर्गेनाइज करके वेटिंग लिस्ट के मरीजों को अंग देने के लिए सूचनाएं देती है, उस संस्था का नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको नोटो कहा जाता है। ये हमारी भारत सरकार की प्रमुख संस्था है।
संस्था के अंतर्गत हमारे देश भर में 5 विभागीय संस्थाएं हैं, रोटो जिसे हम कहते हैं, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत के लिए अलग अलग 5 संस्थाएं हैं। फिर रोटो के बाद आता है हर राज्य के अंतर्गत सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। के मध्य प्रदेश में भी ये सोटो नाम की संस्था है और भोपाल के आपके कैपिटल सिटी में ये स्थित है। तो मध्य प्रदेश के मरीज जो हैं वो अपने ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट को सोटो के बारे में पूछताछ करके उस सोटो में अपना नाम पंजीयन करा सकते हैं। जी सर, अंगदान के लिए पंजीयन कराना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना ये बहुत ज़रूरी है और आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी है। सर, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अंगदान के लिए कोई आयु सीमा होती है? अंगदान के लिए आयु सीमा बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो प्रक्रिया आपको बताई है वो अंगदान के अंगों को प्राप्त करने वाले मरीजों की वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया है। जी जी। अंगदान के लिए पंजीयन आपको कराना है तो उसकी जो प्रणाली है वो अतिशय सिंपल है। उसके लिए आपको केवल ऑनलाइन noto.abdm.gov.in इस वेबसाइट पे जाना होता है और अपना आधार कार्ड नंबर जो है उसमें एंटर करके अपनी जो शपथ लेने की आपकी जो तैयारी है उसके बारे में अपनी मर्जी वहाँ पे दाखिल करानी होती है। तो आपका नाम अंगदान के लिए रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद किसी अनफॉर्चुनेट अवस्था में यदि आपको मृत्यु आती है, तो ब्रेन डेड की अवस्था हो या हृदय बंद होने की अवस्था हो, तो उसके बाद आपके अंगों को दान करके लोगों को ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वेबसाइट का नाम मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ, noto.abdm.gov.in noto.abdm.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हर व्यक्ति अपना अंगदान के बारे में वसीयतनामा, जिसको हम कहते हैं विल, या फिर अपना पंजीयन या फिर शपथ लेने का जो तरीका है उसको वहाँ पर पंजीयन करा सकता है। इस पे आपने एक बार पंजीयन करा दिया तो आपके अंगों का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। श्रोताओं, डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई वेबसाइट पर जाकर जो इच्छुक श्रोता हमारे अंगदान करना चाहते हैं वो जरूर इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन करेंगे, फॉर्म भरेंगे या फिर शपथ लेंगे। साथ ही यहाँ पर श्रोताओं हम आपको जानकारी दे रहे हैं विश्व अंगदान दिवस को लेकर और इस विषय पर हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कोलते जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं कि साल भर में कितने लोग अंगदान करते हैं? हमारे नागपुर के ZTCC के एरिया में हम आपको बताएंगे। तो पिछले साल 39 लोगों ने अंगदान किया है जी। अब ये अंगदान जो होता है ये करने वाले की मर्जी के बिना होता है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक पंजीयन या शपथ लेने वाले लोग बहुत कम हैं। तो अक्सर जो लोग गुजर जाते हैं, जो लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं, उनके अंगों को दान करने के लिए अनुमति हमको उनके निकटवर्तीय रिश्तेदारों से लेनी होती है। तो जब तक रिश्तेदार जो हैं वो तैयार नहीं होते तब तक अंगों को इस्तेमाल करना हमें मुश्किल जाता है। और कई बार मरने वाला जो है जीते जी उसे यदि इस बात की जानकारी लग जाए तो जानकारी होती तो शायद वो दे जाता अपने अंगों के बारे में सम्मति, पर बावजूद उसके केवल इस वजह से कि लोगों को मालूमात नहीं थे और रिश्तेदारों को भी किसी न किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का संकोच होने की वजह से अंगदान हो नहीं पाता। बावजूद उसकी कोशिश लाख करने के बाद पिछले साल हमने उच्चांक हासिल किया था, जो कि 39 लोगों का अंगदान हम लोग एक साल भर में करा पाए थे। उसके पहले साल ये आंकड़ा लगभग 35 था। तो ये 2 साल हमारा अंगदान का जो उपक्रम रहा है वो काफी सक्सेसफुल माना जाएगा। अब देश भर में आप यदि पूछेंगे तो पिछले साल यानी 2024 में देश भर में लगभग 1200 लोगों ने अंगदान किया और उसके पहले साल लगभग 1099 लोगों ने अंगदान किया था। तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें जो अंग उपलब्ध होते हैं देश भर में, आप यदि कहेंगे तो 1200 अंगदाताओं के माध्यम से हमें केवल 4 या 5000 अंग उपलब्ध होते हैं। केवल उतने ही लोगों को हम लोग ट्रांसप्लांट करके फायदा पहुंचा सकते हैं, जबकि जरूरत हमें सालाना
कम से कम 2 लाख से 3 लाख ऑर्गन्स की है और कम से कम इन ऑर्गन्स को मीट अप करने के लिए कम से कम 50 से 60 हजार अंगदाताओं की हमें जरूरत है सालाना। सर, जैसे आपने कहा कि ये आंकड़ा अभी बहुत दूर है, इसे बढ़ना चाहिए, तो इसको लेकर के यानी अंगदान के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ फैली हुई है, कुछ भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, तो इसे आप कैसे दूर करेंगे? अक्सर लोगों में ये भ्रांति होती है कि यदि हम अंग देंगे तो अगले जन्म में हमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि के साथ जन्म लेना पड़ेगा। हुँ, हुँ। किसी भी धर्म के व्यक्ति को खास करके इस बारे में ही भ्रांति होती है। पर अब अगले जन्म में तरह का जन्म लेके हम पैदा होते हैं तो किसी के हाथ में नहीं है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। जी, बिल्कुल। पर इस बात का सबको पता है और इस बात से किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि सत्कर्म करने से जो भी होता है, आगे का जो मरणोपरांत हमारी जो यात्रा होती है, सत्कर्म करने से ही उसको ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सकता है। हर धर्म इस बात की ही जानकारी देता है और इस जानकारी को लेकर ही इसको मानकर यदि हम चलें तो एक व्यक्ति लगभग 8 लोगों को अंगदान करके नवजीवन दे सकता है। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई भी सत्कर्म हमारे जीते जी हम लोग कर सकते हैं। तो मरणोपरांत यदि ये संभव होता है तो इस बारे में किसी भी प्रकार का संकोच या भ्रांति होने का कोई कारण नहीं है। साथ ही साथ ये देखा जाए कि हमारे देश में हम लोग एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन है। हिंदुओं की मात्रा बहुत ज्यादा है अंगदान के अंतर्गत। बाकी जो रिलीजन्स हैं उन रिलीजन्स को इस बारे में थोड़ा सा संकोच ज्यादा है। पर उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो पूरी दुनिया भर में अंगदान की जो सबसे ज्यादा रेट जहाँ पर है, रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, रेट ऑफ डोनेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा है, जो उन देशों को यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा स्पेन में है, उसके बाद अमेरिका में है। तो दोनों ही देशों में ये जो का नेशनल रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी में भी यदि डोनेशंस होते हैं तो उनका उदाहरण हमें लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की संकोच नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए उदाहरण है इसी प्रकार का, वो है ईरान का, यूएई का और अन्य कई सारे मुस्लिम देश हैं जहां पर ऑर्गन डोनेशन लोग मरणोपरांत करते हैं और हमारे से ज्यादा मात्रा में वहां पर अंगदान होता है। तो हमारे देश में भी लोगों को इस बारे में कोई भी संदेह होना उचित नहीं है। बौद्ध हमारे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए उदाहरण है चाइना का। तो इस तरह से सारे ही रिलीजन्स के अंदर इसको काफी पुण्य का कार्य माना गया है और इससे हमारे देश में भी किसी प्रकार का संकोच किसी को रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, हम तो हमारे श्रोताओं से यही कहेंगे कि जीते जी अपने जितने भी अंग हैं शरीर के हमारी मृत्यु के बाद किसी के काम आए तो इससे अधिक नेक काम क्या हो सकता है। यहाँ पर सर जी, हम आपसे और एक बात जानना चाहते हैं कि क्या उम्र के हिसाब से ऑर्गन काम करते हैं जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? अक्सर ढलती उम्र के साथ व्यक्ति के अंग जो होते हैं वो भी जवाब देने लगते हैं। जी। तो ये तो मानकर नहीं चल सकते कि भाई हर किसी भी उम्र में हम अंग निकालें तो वो उतना ही काम करेंगे जितना कि एक जवान या छोटे बच्चे के अंगों के अंदर कार्य करने का पोटेंशियल है। तो उसके मुताबिक उसकी तुलना में उन अंगों का काम थोड़ा कम ही रहता है जो लगभग 60, 70, 80 साल तक आपको सर्विस दे चुके होते हैं। बावजूद उसके कई अंग ऐसे होते हैं या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी रहते हैं और हेल्दी रहते रहते ही वो किसी एक्सीडेंट के वजह से चल बसते हैं। तो ऐसे लोगों के ऑर्गन्स इस्तेमाल करके भी काफी लगभग नॉर्मल के बराबर ही हमें उनका रिजल्ट मिलता है। और दुनिया भर में भी देखा जाएगा तो हमारे देश में दिल्ली में ही 92 ईयर्स ओल्ड 92 साल के व्यक्ति की दोनों किडनियां निकालकर ट्रांसप्लांटेशन किया जा चुका है लगभग 3 साल पहले। तो ये दोनों भी किडनियों के जो प्राप्तकर्ता हैं उनका जीवन जो है 3 साल बाद भी लगभग नॉर्मल के बराबर ही है। बावजूद उसके ये बात तो तय है कि जब हम लोग अंगों का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो उन अंगों की कार्य प्रणाली कितनी नॉर्मल है या कितनी कमजोर है, इसकी जानकारी के बाद ही उन अंगों के प्रयोग के लिए उसको हम लोग सम्मति देते हैं। यदि कोई अंग ऐसा देखा गया कि ये शायद कार्य नहीं करेगा तो उस अंगों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसे निकालते ही नहीं है और वो मृत शरीर के साथ ही आगे की क्रेमेशन प्रोसेस के लिए दे दिया जाता है। जो अच्छे हैं ऑर्गन्स, जो नॉर्मल फंक्शन वाले हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। श्रोताओं की जागरूकता के लिए हम जानना चाहते हैं कि पहला अंगदान कब हुआ था? पहला अंगदान हमारे मध्य भारत के विभाग में यदि आप पूछेंगे नागपुर में जी। तो
4 अप्रैल 2013 को पहला अंगदान हुआ था नागपुर में, और ये एक 18 साल का लड़का था, आपके मध्य प्रदेश का ही लड़का था, ये छिंदवाड़ा का। इसका दोनों किडनियों का प्रयोग हमने 5 अप्रैल 2013 को नागपुर के अस्पताल में 2 नवयुवकों को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए किया था। तो वो नवयुवक में एक लड़की थी जो लगभग 23 साल की थी, और एक 25 साल का युवक था जो अमरावती से था। तो आज भी वो युवक जो है वो सीआरपीएफ में कार्यरत एक जवान है। आज 12 सालों के बाद भी टोटली नॉर्मल और हेल्दी है। वो जो लड़की थी जिसे हमने ऑर्गन लगाया था, वो 3.5 साल के बाद हार्ट फेलियर के वजह से चल बसी थी। तो ये सबसे पहला अंगदान हमारे मध्य भारत में हुआ था, और आप लोगों को, श्रोताओं को जानकर खुशी होगी कि ये दाता जो था ये मध्य प्रदेश का ही था, और इसके माता पिता जो थे इनको अंगदान के विषय में मालूमात थी, और उन्होंने निश्चय कर लिया था, संकल्प कर लिया था कि हम अंगदान ही करेंगे, उसके बिना हम लड़के को ले नहीं जाएंगे। और उनके इस हट की वजह से ही हम लोगों को सारी चीजों का ऐन वक्त पर ही तैयारी करके इसका अंगदान करवाना संभव बनाने में हमें सफलता हुई थी। उस वक्त नागपुर में कोई भी उदाहरण नहीं था कि अंगदान कहाँ होता है, किया जाता है, कैसे होता है, प्राप्तकर्ताओं का आयुष्य आगे कैसे होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, कौन करता है, कौन से अस्पताल में कर सकते हैं। तो सारी चीजों को हमें ऐन वक्त पर सरकार से मान्यता प्राप्त करनी पड़ी थी। जो ब्रेन डेड सर्टिफिकेशन होता है, जिसके अंतर्गत आपको मृत व्यक्ति को ब्रेन डेड है ये सर्टिफाई करने की प्रक्रिया करवाकर सर्टिफाई करवाना होता है, उस कमेटी का भी स्थापन सरकार ने हमारी जो है वो ऐन वक्त पे किया था। एडहॉक कमेटी ऐन वक्त पे हमें उसकी परमिशन दी थी, और हमने फिर उस ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो मरीज हैं उनको ढूंढकर भी उनसे सम्मति प्राप्त करने के लिए भी लगभग 15-20 लोगों को फोन करने के बाद ये 2 लोग तैयार हुए थे। अब वो भी स्वाभाविक है कि वो भी बहुत राजी खुशी तो तैयार नहीं होगा कोई भी ऐसी प्रक्रिया के लिए जिसका कोई उदाहरण ही उनके पास नहीं है, जिसका कभी किसी बारे में किसी से सुना भी नहीं होता है। बावजूद इसके इन दोनों ने तैयारी दिखाई थी, और उन दोनों को इसका बहुत अच्छे से फायदा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज भी 12 साल बाद वो साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहा है, और हमारे देश की सेवा में कार्यरत है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि ये तो सब अचानक से हुआ था और तुरंत व्यवस्था करनी पड़ी थी। कई बार ये होता है कि जीवित रहते में व्यक्ति इस तरह का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाता, जागरूकता के अभाव में कहे या किसी वजह से, और मृत्यु के बाद यदि परिवार वाले चाहे तो क्या उस वक्त ये प्रोसेस हो सकते हैं अंगदान करने की? जी, हम ऐसे ही लोगों से अपील करेंगे जिनके प्रियजन की मृत्यु अस्पताल में हुई हो, क्योंकि अस्पताल में रहते रहते जो वक्त होता है, वो वक्त इसमें बहुत जरूरी होता है। मृत होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतने कम वक्त के अंतर्गत अंगों को निकाल के ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार करना पड़ता है। तो घर पर यदि किसी की मृत्यु हो जाए और बाद में आप अस्पताल ले जाएं तो इसमें काफी वक्त गुजर जाता है। उसका खून जो है अंगों के अंदर जम जाता है, और फिर ऐसे अंग जो है वो इस्तेमाल से बाहर हो जाते हैं। उस अवस्था में आप देहदान कर सकते हैं, जो कि किसी को जीवन दान देने के लिए तो नहीं, बट जो नए सीखने वाले डॉक्टर होते हैं उनके रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पर यदि अस्पताल में किसी व्यक्ति को आकस्मिक मृत्यु आती है और डॉक्टरों को उसमें एक अवसर नजर आता है कि इस व्यक्ति को ब्रेन डेथ हुआ है या हार्ट भी बंद हुआ है, तो इसके अंगों का इस्तेमाल हम लोग अंगदान के लिए कर सकते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि डॉक्टर आपको इस बारे में मालूमात दे और आपसे यदि इस बारे में सम्मति मांगे, तो इसके लिए आपने निश्चित रूप से हामी भरनी चाहिए। तो लोगों को एक बात की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो अस्पताल में ले जाते हैं अपने परिवारजन को, मित्र को या किसी सगे संबंधी को, इसलिए ले जाते हैं कि वो अच्छा हो सके, और अस्पताल में जाकर अच्छा होने की बजाय जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उनसे किसी और का अच्छा करने के लिए कहा जाता है, तो अपने दुख के ऊपर कंट्रोल करके, अपनी ग्रीफ को दबाकर, अपने जो प्रियजन का जो उनको लॉस हुआ होता है उस भावना को दबाकर किसी और का भला करने का सोचने के लिए उसे वक्त लगता है। कई बार उसके मन की तैयारी नहीं रहती है। इस दुख में वो पीड़ा में इतना ज्यादा दबा रहता है कि वो इस बारे में निर्णय लेना ठीक नहीं समझता, या निर्णय लेकर उसे टालने में ही भलाई समझता है। और लगभग 100 लोगों को यदि हम लोग ऐसी अवस्था में काउंसिल करते हैं तो उसमें से 5 या 6 लोग ही हामी भरते हैं। हमारे विभाग में हमारे
प्रदेश में इस बारे में जानकारी होना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे सभी राज्य हैं जहाँ पर लगभग 100 में से 75% लोगों को की मालूमात होती है और 100 में से 75% लोग इसके लिए हामी भरते हैं। तो एक ही देश में अलग अलग विभागों में ये जो अंतर है ये दिखना चाहिए। सारे राज्यों को एक तरीके से सोचकर इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, जिस परिवार के किसी व्यक्ति का अंगदान हो चुका है, तो अंगदान देने वाले परिवार को संस्था की तरफ से कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? या पेपर में कभी उनका नाम देकर या मीडिया के द्वारा कोई ऐसी प्रोसेस भी होती है? अंगदान के लिए किसी भी प्रकार का मुबदला जिसे हम कहते हैं वो देना यानी इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो किसी को भी किसी चीज की लालच देकर अंगदान के लिए कहा जाए, इसके सख्त विरोध में सरकार है। जी। और हमारे देश में एक कानून भी है हम्म। जिसे हम ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट कहते हैं, छोटा, ये 1994 में बना था। और इसके अंतर्गत किसी भी अंगदान के एवज में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन यदि होता है, पैसे का कहिए या किसी प्रकार का, तो उसे ट्रेडिंग ऑफ ऑर्गन्स कह के सरकार इस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो ये सख्त नियम इसलिए बना था क्योंकि ऑर्गन ट्रेड और उसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह काफी ज्यादा होने लगा था। तो ये ना हो, गरीबों का शोषण ना हो, गरीबों को लालच देकर पैसे का या किसी नौकरी का या किसी भी प्रकार का इस तरह का ऑर्गन उपलब्ध करने में कोई भी उपयोग ना करे, इस बात को लेकर सरकार बड़ी सख्त है और किसी भी प्रकार का इसमें एवज में इसके कुछ दिया नहीं जा सकता कायदे के अंतर्गत। जैसे किसी भी अंगदान यदि होता है तो सरकार तो नहीं, पर हमारा जो प्रेस है जी। वो निश्चित रूप से इन मरीजों को श्रद्धांजलि देता है, इनके नेक कार्य को प्रचलित करता है। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम जेडटीसी के अंदर से इसकी सूचना प्रेस को देते हैं और प्रेस इसको वाइडली पब्लिसाइज करता है। साथ ही साथ जिस अस्पताल में ऐसे दाताओं ने अंगदान किया है, उन अस्पतालों में उन दाताओं को एक वॉल ऑफ ऑनर कहते हैं। उनका एक नाम और उनके दिए हुए अंगों का जो प्रसारण है, उसके बारे में जो माहिती है, उसको उस अस्पताल में बड़ा ऑनरेबली डिस्प्ले किया जाता है। साथ ही साथ उसके फ्यूनरल को भी एक ऑनर कॉरिडोर कहते हैं। तो उसके फ्यूनरल के लिए भी बड़ी संख्याओं में जो हॉस्पिटल के कर्मचारी होते हैं, जो ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व किए गए डॉक्टर्स होते हैं, वो भी सहभागी होते हैं और उन्हें जो फेयरवेल दिया जाता है वो एक बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है, ताकि लोगों को भी जो देने वाला है उसके प्रति योग्य रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की जाए और लोगों को भी इस बारे में मालूमात हो, ताकि वो भी इस बारे में प्रेरणा लेकर अपने अंगों को दान करने की शपथ ले सकें। बिल्कुल सर, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अंगदान को बढ़ावा देने के लिए हमारे श्रोताओं को जो इस समय आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहूँगा, हर कोई चाहता है कि एक साधारण, सरल और सुखी जीवन जी सके, जिसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जी। तो जिस तरह से कोई भी स्वस्थ होता है, हर किसी का जो स्वास्थ्य खराब होता है वो उसके इच्छा से तो होता नहीं, पर यदि किसी दुर्भाग्यशाली अवस्था में अंग यदि किसी के फेल हो जाए तो उस ऑर्गन फेलियर के मरीज को ट्रीटमेंट के लिए पैसा बहुत लगता है, वक्त बहुत लगता है और उसका क्योर हो पाना संभव नहीं है जब तक उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ना किया जाए। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स जो होते हैं वो किसी भी प्रकार से हम लोग उपलब्ध नहीं करा सकते सिवाय अंगदान के। जब तक कोई दान नहीं करेगा तब तक किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, व्यक्ति का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंगों का मैन्युफैक्चर कहीं होता नहीं है। तो सद्भावना के अंतर्गत एक इंसानियत के तौर पे हम लोग एक दूसरे को यदि लाभ पहुंचाते हैं, जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी बेस्ड होती है, इंटरडिपेंडेंस के ऊपर, उसी तरह से यदि हमारे अंग किसी को नवजीवन देने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं तो इससे बड़ा अच्छा कार्य क्या हो सकता है। तो लोगों ने निश्चित रूप से अंगदान करने की शपथ लेना चाहिए, ताकि किसी को भी उनके अंगों का प्रयोग होकर ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से नया जीवन प्राप्त हो सके। सर, आपने अंगदान महादान इस विषय को लेकर विश्व अंगदान दिवस पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। हम यहाँ पर चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस व्यस्तम भरी जिंदगी में ये तो आपका कर्तव्य है जिस पर आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या आप म्यूजिक भी पसंद करते हैं? जी, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ
म्यूजिक के लिए तो एक मैंने अंगदान के विषय पे ही एक गाना भी गाया है और अंगदान की पूरी जानकारी देने वाले इसके अंदर जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया है। तो म्यूजिक से तो मुझे बहुत राहत मिलती है और मैं उसे एक हॉबी के तौर पे भी परस्यू करता हूँ। तो सर, इस आकाशवाणी बैतूल के माध्यम से आप अपनी पसंद का कौन-सा गीत सुनना चाहेंगे? मुझे तो वो एक मुकेश ने गाया हुआ जो गीत है, जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, ये एकदम हमारे विषय को भी दर्शाता है जी। और बड़ा सुमधुर ये गीत है। गीत को आप सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल सर, आपकी इतनी अच्छी जानकारी के साथ-साथ हमारे श्रोताओं को और आपको हम आपकी पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज़ में ज़रूर सुनवाएँगे और आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे विषय पर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। नमस्कार सर। नमस्कार।